ठीक है, तो ये जो चीज़ यहाँ लिखा हुआ है ये मैं थोड़ी देर पहले ऑनलाइन क्लास जब ले रहा था तो आप लोगों को कनेक्शन के कारण बहुत सी प्रॉब्लम हो रही थी। इस वजह से मैं ये वीडियो अपलोड करके डाल रहा हूँ। थोड़ी देर में आप लोगों को प्रॉपर वे में जितना आज का मेरा टारगेट है उतना वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहीं से शुरू कर रहा हूँ क्लास, तो कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ फिर से देखना कि देखो फसल को हम लोग क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। 3 भागों में बांटेंगे, खाद्यान्न फसल, दलहन फसल और तिलहन फसल। हमेशा पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो खाद्यान्न में क्या होगा, खाद्यान्न में होगा पहला रकबा उत्पादन, रकबा उत्पादन, रकबा उत्पादन सबका। तो रकबा खाद्यान्न में क्या होगा, जो रकबा है, क्या है रकबा मतलब कितने क्षेत्र में कौन सी फसल उत्पादित की गई। तो सबसे ज्यादा क्या, धान, फिर मक्का, फिर गेहूं, फिर कोदो कुटकी, छोटे अनाज, ज्वार और जौ। ठीक है, अब उनका उत्पादन का क्रम क्या होगा, उनके उत्पादन का जो क्रम है वो होगा धान, गेहूं, मक्का, कोदो कुटकी, और फिर ये जो है वो सिमिलर चलेगा। अब देखो पिछले साल तक क्या था, ये दोनों जो जगह है वो इंटरचेंज थी। क्या थी, ये दोनों जगह जो है वो इंटरचेंज थी। लेकिन इस बार से क्या हो गया है, इस बार से जो है गेहूं और मक्का अलग अलग हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, मतलब गेहूं दूसरे नंबर में चला गया है और मक्का तीसरे में आ गया। ठीक, जो इस बार चेंज हुआ है। उसके बाद हम लोग दलहन फसलों में आते हैं। तो दलहन फसलों का भी रकबा याद करना है हम लोग को। क्या याद करना है, चना, लाख, उड़द, अरहर। क्या याद करना है हम लोगों को, चना, लाख, उड़द, अरहर। और उसके बाद क्या याद रखना है अपने को, चना, लाख, उड़द, अरहर। ठीक है, उसके बाद हम लोग को याद रखना है कुल्थी और मूंग। ठीक है, तो देखो चना, लाख, उड़द, अरहर और कुल्थी और मूंग। चना, लाख, उड़द, अरहर, कुल्थी और मूंग। या फिर अगर आप लोग ऐसे 2-3 बार बोल के याद नहीं कर सकते हो तो CLUAKM। ठीक है, तो देखो CLUA है तो इसको CLUB कर दो तो क्लब हो जाएगा। क्लब जाना है, क्लब कितने किलोमीटर दूर है, ऐसे याद कर सकते हो। आप लोग कैसे याद करोगे, क्लब जाना है और क्लब कितने किलोमीटर दूर है। बस ये याद रखना कि क्लब में B के जगह में A लेना है। ठीक है, चलो अब उसी तरीके से यहाँ आ गए अपन। तो यहाँ क्या करें अपन, चना को एज इट इज उतार दिए, लाख को भी उतार दिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये अरहर और उड़द को इंटरचेंज कर देना है। क्या कर देना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है। ठीक है, ये चला गया यहाँ, ये चला गया यहाँ, और ये जो हैगा ऐसे ही उतर जाएगा। ठीक, ये जो है वो ऐसे ही उतर जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब देखो सेम पैटर्न में हम लोग तिलहन में आ जाते हैं। ये तो आप लोगों को सबको पता होगा ना कि खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं, उसमें से दलहन कौन कौन सी हैं, उसमें से तिलहन में कौन कौन से आएंगे। दलहन मतलब दाल, तिलहन मतलब तिल, जिससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसको याद रखना है अपने को। अपन इसको कैसे याद रखेंगे, सोयाबीन, फिर तिल से आप लोग को याद रखना है राम तिल। ठीक है, आर से आ जाएगा राई सरसों, एम से आ जाएगा मूंगफली, टी से आ जाएगा तिल, और ए से आ जाएगा अलसी। ठीक है, क्या क्या आ जाएगा, सोयाबीन, STRMTA। तो क्या याद रखोगे आपको, सीताराम का TA।
ठीक है। तो सोयाबीन, टी से बस याद रखना राम तिल होता है, आर से राई सरसों, एम से मूंगफली, टी से तिल और ए से अलसी। ठीक है। अब यहाँ उत्पादन में क्या याद रखोगे, MSRT का टी है। ठीक है। अब इसको कैसे याद रखोगे, मिस रीटा, मिस रीटा करके याद रखोगे। ठीक है। अब ये एम से क्या हो जाएगा, मूंगफली, एस से क्या था, सोयाबीन, आर से क्या था, राई सरसों, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद टी से क्या था, पहले था राम तिल और फिर ये वाले टी से क्या था, तिल, और ए फॉर अलसी। ठीक है। क्या क्या हो गया, तिलहन का क्या हो गया, सोयाबीन, पहले क्या हो गया, सीताराम का टी है, सोयाबीन, राम तिल, राई सरसों, मूंगफली, तिल और अलसी। बस यहाँ ये याद रखना कि ये वाला टी जो है वो राम तिल को बताता है। तो उत्पादन क्या याद रखोगे, मिश्रिटा, मिश्रिटा में क्या हो जाएगा, MS का मूंगफली सोयाबीन, R से राई सरसों, T से राम तिल और T से तिल, A से अलसी। ठीक है। तो ये दोनों देखो एक ही जगह पे है, बस ये राम तिल यहाँ से यहाँ आ गया है, राई का भी जगह वही है, मूंगफली यहाँ चला गया है। ठीक है। तो वैसा अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। यहाँ याद रखो सीताराम का टी है, यहाँ याद रखो मिस रीटा का टी है। ठीक है। मिस रीटा का टी है, यहाँ सीताराम का टी है। समझ में आ गया बात, ज़्यादा फास्ट थोड़ी हो रहा है, जिसको फास्ट लग रहा है वो स्लो करके देख लेना वीडियो। ठीक है। मल्टीपल टाइम्स देखने का आप लोगों के पास ऑप्शन है, इस वजह से मैं थोड़ा तेज बता रहा हूँ, लेकिन जो ट्रिक है वो तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ ना कि सीताराम का टी है, मिस रीटा का टी है, या फिर ऐसा रखो मिस्टर सचिन रमेश तेंदुलकर का टी है। ठीक है। जैसे भी आप लोगों को याद हो, याद होना चाहिए। समझ में आ गया बात। इससे जो है हमेशा क्वेश्चन पूछता है, हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आप लोगों को इससे क्वेश्चन मिलेगा ही। ठीक है। तो इसको छोड़ के मत जाना। उसके बाद वाणिज्य फसल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गन्ना ही है, और गन्ना को ही पूछता है हमेशा। ठीक है। तो गन्ना के लिए वाणिज्यिक फसलों का हम लोग कोई भी ऐसा सारणी नहीं बनाएंगे। वाणिज्यिक फसल के लिए आप लोग गन्ना को याद रखोगे। समझ में आ गया बात। चलो अब देखो, मैं आप लोगों को सिंचाई का कुछ डेटा बताया था। सिंचाई का मैं ये डेटा बताया था कि मान लो 100% एरिया जो है हमारे छत्तीसगढ़ का है, तो उसमें क्या बताया था, 36% एरिया में क्या हो चुका है, हम लोग सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं। और जो 64% एरिया जहाँ पे कृषि होता है वो अभी तक किस पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे डिपेंडेंट है। समझ में आ गया बात। 100% मान लो एरिया छत्तीसगढ़ का है, तो उस दिन मैं क्या पढ़ाया था, 36% एरिया में हम लोगों ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा चुका है, और 64% एरिया जो है स्टिल क्या है, वर्षा पे आधारित है। अब उसमें आपको ये याद रखना है कि अगर हम लोग इस सिंचाई के बारे में बात करें तो ये जो है सकल सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है। क्या सिंचाई क्षेत्र है, सकल सिंचाई क्षेत्र है। और अगर हम लोग निवल की बात करें तो निवल सिंचाई क्षेत्र कितना हो जाएगा, निवल सिंचाई क्षेत्र, निवल सिंचाई क्षेत्र जो है वो कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा। समझ में आ गया बात। इसका 33% नहीं है, वो इसका ही है, टोटल का है। ठीक है। टोटल का 36% क्या है, सकल सिंचाई क्षेत्र, और निवल सिंचाई क्षेत्र कितना है, 33% है। समझ में आ गया बात। एक डेटा और बताया था मैं आप लोगों को कि 20,99 लाख हेक्टेयर हम लोग क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा चुके हैं, जो राज्य गठन के पश्चात कितना हो चुका है, कितना अधिक हो चुका है, 7.6
समथिंग लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय 13 लाख समथिंग था, अभी 7 साढ़े 7 लाख के आसपास बढ़ गया है। अभी वर्तमान में 20 लाख 99 हज़ार के आसपास है। समझ जाओ 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तक है। ठीक है, क्या हो गया, सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो चुका है। तो ये मैं आप लोगों को बता चुका था। जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा इसमें आगे का, वो ये है, एक सारणी बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है अपने को, सकल सिंचित क्षेत्र। क्या बनाना है, सकल सिंचित क्षेत्र। ये भी डेटा जो है 2019-20 का लेटेस्ट डेटा है। उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्र, उसके बाद नीरा। एक डेटा और आता है, वो द्विफसली का आता है, लेकिन मैं खोजा, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण में द्विफसली के लिए अभी कोई सारणी नहीं मिली है। तो मैं और अंदर डीप स्टडी करके इसके डेटा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एज सुन एज आप लोगों को मैं ये अपडेट करा लूँगा, लेकिन आप सारणी बना के रख लेना। अगर मान लो आगे आप लोग कोई सी बुक फॉलो करते हो तो एट दैट टाइम आप लोग वहाँ से इस डेटा को अपडेट कर सकते हो। अदरवाइज मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एज सुन एज डेटा पॉसिबल करा सकूं। और एक चीज़ याद रखना कि यही डेटा अगले साल के प्री में भी काम आएगा आप लोगों को। इस साल के व्यापम के पेपर्स में तो काम आएगा ही, लेकिन प्री में भी काम आएगा। अब देखो, इसमें आप लोग क्या याद रखोगे, सकल सिंचित क्षेत्र में आप लोग याद रखोगे पहले क्षेत्रफल, फिर आप लोग क्या याद रखोगे, परसेंटेज। ठीक, उसके बाद आप लोग क्षेत्रफल में क्या याद रखोगे, मैक्सिमम। यहाँ क्या याद रखोगे, मिनिमम। उसी तरीके से परसेंट में भी आप लोग याद रखोगे, क्या याद रखोगे, मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक है, तो मैक्सिमम वाले में क्या आ जाएगा, जांजगीर एंड चांपा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, जांजगीर एंड चांपा। ये किस चीज का है, सकल क्षेत्र चल रहा है। ठीक है, और मिनिमम में क्या आ जाएगा, नारायणपुर। यहाँ मिनिमम में क्या आ जाएगा, दंतेवाड़ा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे सकल क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्रफल में क्या, सर्वाधिक क्षेत्रफल सकल सिंचित क्षेत्र जो है किस जिले में जाता है, तो किस जिले में जाता है, जांजगीर चांपा जिले में जाता है। उसी तरीके से अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो वो डेटा भी किसका ज़्यादा है, जांजगीर चांपा का ज़्यादा है। समझ में आ गया बात। और सबसे कम कहाँ है, नारायणपुर में है, फिर दंतेवाड़ा में है। इसका कितना परसेंट है, कितना क्षेत्रफल में है, ये सब याद करके आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, अब उसी तरीके से इसके डेटा भी आएंगे। ठीक है, सेम जो है इसके डेटा भी आएंगे। ठीक, तो ये जो डेटा था ये सकल का था। ठीक, वैसे ही सेम डेटा नीरा का भी आएगा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नीरा का डेटा। तो यहाँ पे चुपचाप जांजगीर चांपा को एज इट इज उतार देना। समझ में आ गया बात। लेकिन परसेंटेज में मैक्सिमम में किसको उतारोगे आप लोग, रायपुर को उतारोगे। ठीक है, रायपुर आएगा यहाँ पे। और नीरा में क्षेत्रफल में अगर मिनिमम बात करोगे तो जस्ट क्या करोगे, यहाँ पर आ जाएगा दंतेवाड़ा और यहाँ पे आ जाएगा नारायणपुर। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात। ये आप लोगों को कैसे याद करना है, देखो, जांजगीर चांपा जांजगीर चांपा जांजगीर चांपा 3 बार लिख लेना। उसके बाद रायपुर चुपचाप उतार देना, नारायणपुर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा नारायणपुर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नीरा का डेटा है और ये सकल का डेटा है। परसेंटेज का डेटा कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है परसेंटेज का डेटा। ठीक, और ये जो है वो किसका डेटा है, क्षेत्रफल का डेटा। ठीक है, किसका डेटा है, क्षेत्रफल का डेटा।
तो ऐसा ही सेम एक डेटा जो है वो इसका आता है। समझ में आ रहा है बात? लास्ट ईयर तक क्या था, द्विफसली में क्या था, बेमेतरा था फर्स्ट नंबर पे, और लास्ट में जो था नारायणपुर था। लेकिन इस बार जो है वो कैसा होगा, क्या होगा, अभी इसका डेटा मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं मिला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, एज सुन एज मैं आप लोगों को आगे के वीडियो में ही अपडेट करा दूंगा। ठीक है, चलो। अब वानिकी देख लो। अब एक चीज याद रखो, इसमें क्या याद रखोगे, हम लोग पशु पढ़े थे ना, पशु। ठीक, तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ये बना था मई 2001 में। अब वन है ना, वन में कौन रहेंगे, पशु रहेंगे, जानवर रहेंगे ना। वन में कौन रहेगा, पशु रहेंगे, जानवर रहेंगे। इस वजह से कि आप लोग भी रहोगे। ठीक, जो रहोगे वो बहुत अच्छी बात है, रहना, नेचर के बीच रहना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ पशु या फिर वन्य जीव ले लो, विकास निगम या फिर आयोग, जो लेना है आपको। ये क्या हो जाएगा, जस्ट एक महीने बाद, जून 2001। ये 1 मई, ये 1 जून। ठीक है, 1 मई को क्या, वन विकास निगम या फिर वन विकास आयोग, और 1 जून को क्या, पशु या फिर वन्य जीव विकास आयोग। समझ में आ गया बात? चलो, अब देखो इस वानिकी का विवादित क्वेश्चन लास्ट ईयर पीएससी का, एग्जैक्ट क्या लेगा आंसर ये तो पीएससी ही जाने। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसका बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो लास्ट ईयर का जो विवादित क्वेश्चन है, एरिया वाइज क्या था, वन का क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, वन का क्षेत्रफल में राज्य में देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है। अब इसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट जब 2019 में आई थी, जो प्री के समय में लास्ट बार पढ़े थे, उसमें ये दिया हुआ था 3rd पोजीशन में छत्तीसगढ़। ये सीजीपीएससी अभी तक आंसर ले चुका है, आज जब तक मैं वीडियो बना रहा था। संशोधित मॉडल आंसर में क्या लेगा ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को नहीं बताऊंगा। और चौथा नंबर में है उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अभी के अनुसार। अब लेकिन इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे जो डेटा आया है वो आया है 55,611 छत्तीसगढ़ का, और 55,618 जो है वो उड़ीसा का आया है। अब अगर आप इस डेटा को देखोगे तो इससे छोटा है, ये बड़ा है, तो कायदे से ये 3rd नंबर में होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको हटा देते हो तो फॉरेस्ट रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को 3rd रैंक में दिया है, उड़ीसा को 4th में दिया है। पहला दूसरा में तो कंफ्यूजन ही नहीं है। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को हम लोग प्री का जब कंफर्म आंसर आ जाएगा ना, उसके बाद देखेंगे कि क्या ले रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये विवादित है, तो आज हम लोग फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इकोनॉमिक सर्वे को डेफिनेटली पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। तो देखो जो इकोनॉमी सर्वे है, जो इस साल 2019-20 में आया है, कब, मार्च को। ठीक है, मार्च में माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रस्तुत
मतलब कि सरकार ने जो प्रस्तुत किया है उसके अनुसार उसने भी सेम वही डेटा जो युगों युगों से चला आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में कितने एरिया में वन है 59982, ठीक है, कितना है 772, ये पॉइंट में 23 जो भी है देख लेना, है ना, मतलब देखना नहीं पड़ेगा, इतना ही याद रखो कि 59772। अब इसमें से 3 भाग में बटेगा जो हमेशा से बढ़ता आया है। एक हो जाएगा संरक्षित, पहला क्या हो जाएगा, पहला संरक्षित, या फिर चलो पहला संरक्षित मत लिखो, आरक्षित लिख लो, इसी क्रम में याद किए होंगे। फिर संरक्षित लिख लो, फिर अवर्गीकृत लिख लो। ये जब फॉरेस्ट पढ़ते हो तो सैकड़ों बार, जब छत्तीसगढ़ का ये वाला वानिकी वाला टॉपिक पढ़ोगे तो सैकड़ों बार पढ़ लिए होगे। यही डेटा बहुत समय से चल रहा है। आरक्षित में 43.13 समथिंग पढ़े ही होंगे, संरक्षित में 40 पॉइंट में पढ़े होंगे, अवर्गीकृत में 16 पॉइंट में पढ़े होंगे। जो लोग नए हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो मैं बता दूं कि आप लोग परसेंट याद रखोगे और कितना क्या है इसका वर्ग किलोमीटर में जो एरिया है वो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको ये परसेंट पता है तो 59772 का इतना परसेंट निकाल सकते हो। आप लोग निकालना चाहोगे तो निकाल के यहाँ लिख भी लेना। संरक्षित का भी निकाल सकते हो, इसका इतना परसेंट, और अवर्गीकृत का भी निकाल सकते हो, इसका इतना परसेंट, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर होगा। तो ये डेटा जो है बहुत पुराना है, ये चलते आ रहा है। ये क्या है, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। हर बार पेपर में जब व्यापक में या फिर CGPSC में पूछता है तो उसमें मेंशन रहता है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या फिर CGPSC इकोनॉमिक सर्वे या फिर CG के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितना होगा, तो ये आप लोगों को पूछता है, मतलब बता पेपर में मेंशन रहता है। तो ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये डेटा है, ना कि इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब देखो, जैसे हम लोग देखे कि धान का उत्पादन का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा, मक्का उत्पादन का लक्ष्य गवर्नमेंट ने रखा, तो उसी तरीके से तेंदुपत्ता, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तेंदुपत्ता संग्रह। तो तेंदुपत्ता संग्रह का जो लक्ष्य रखा केंद्र राज्य ने, वो कितना था, इतना लाख। समझ में आ गया बात? आप लोग ये सब अच्छे से जान रहे होंगे कि तेंदुपत्ता भी संग्रहण के लिए चरण पादुका योजना, और जो इसका जो मानक चेंज हुआ था 50,000 जो एक बैग में, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत समय से चले आ रहा है। आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लेकिन ये डेटा आप लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। तो मैं जो ये डेटा है वो अपडेट करा रहा हूँ। ये जो तेंदुपत्ता संग्रह है ये क्या है, कैसा है, ये सब इकोनॉमी का पोर्शन है और छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का पोर्शन है। तो अभी मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, बस ये जो है इतना संग्रह करने का छत्तीसगढ़ सरकार का लक्ष्य था, ये याद रखना आप लोग। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो वन का जो एरिया होता है, ठीक है, तो कई कई एरिया जो होगा वो बहुत डेंस होगा, कई कई एरिया जो रहता है वो थोड़ा क्या रहता है, मॉडरेट रहता है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सघन एकदम घने जंगल नहीं होंगे, ठीक है। और एक एरिया जो रहता है वो बिगड़े हुए वनों का रहता है। बिगड़े हुए वनों का मतलब वहाँ वनों की स्थिति बहुत ही ऊपर नीचे रहती है। तो अपने को क्या करना है, उस बिगड़े हुए वन का छत्तीसगढ़ में क्षेत्र कितना है वो पढ़ना है। तो बिगड़े वनों का जो क्षेत्र है, क्या बिगड़े
वनों का क्षेत्र वो कितना है, 30% है। कितना है, 30% है। कितना है, 30%। और वहां पे जो है वो वन घनत्व या फिर वृक्ष, वनों का घनत्व या फिर वृक्षों की डेंसिटी कितना है, ओनली 0.4 है। ओनली कितना है, 0.4 के आसपास है, थोड़ा सा कमी है उससे। समझ में आ गया बात? क्या याद रखना है, बिगड़े वनों का क्षेत्रफल 30%, कहाँ, इन छत्तीसगढ़, घनत्व इतना। ठीक है, इसके बाद एक चीज याद रखना कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, वन परियोजना मंडल। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने वन परियोजना मंडल हैं, तो 9। कितने हैं, 9। उसमें से आप बांट लो 6 और 3। 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 हो जाएगा 9। रिसेंटली में सुनने में आया कि फॉरेस्ट का पेपर हो सकता है ना, तो फॉरेस्ट का पेपर का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पूरा डिटेल में रहेगा। और उसके बाद जो वन से संबंधित और आंकड़े हैं ना कि आपका रेंजर की पोस्ट कितनी है छत्तीसगढ़ में, और आपका गार्ड कितने हैं, ठीक है, डीएफओ जो रहते हैं ना सारे, उनका एक मैं सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, ठीक है, थोड़े दिन के बाद। पहले ये पूरा हो जाए उसके बाद। अब देखो ये जो है वो क्या है, 3 ठो औद्योगिक, क्या औद्योगिक वन परियोजना मंडल कितने हैं, 3। तो क्या याद रखोगे इसमें, कोरबा, रायगढ़ और जगदलपुर। कर्ज, क्या याद रखोगे, कर्ज। और यहाँ क्या याद रखोगे, के से कवर्धा, के से क्या, कवर्धा। राजनांदगांव, राजनांदगांव में क्या, पाना बरस, ठीक है। रायपुर में क्या याद रखोगे, बारनवा पारा, ठीक है। कितना हो गया, ये कर्ज याद हो गया, के फॉर कोरबा, आर फॉर रायगढ़, जे फॉर जगदलपुर। यहाँ पे क्या याद हो गया, कवर्धा, आर फॉर, आर मतलब राजनांदगांव, पाना बरस, ये क्या है, रायपुर, बारनवा पारा। बिलासपुर में आप लोग याद रखोगे कोटा, क्या याद रखोगे, कोटा। और सरगुजा में क्या याद रखोगे आप लोग, अंबिकापुर। तो वन परियोजना मंडल कितने हैं, 9। जैसे वन वृत्त पढ़े होगे, किसी बुक में 6 रहता है, किसी बुक में 7 रहता है। फिर उसमें पढ़े होगे कि सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है, तो बिलासपुर। सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, दुर्ग। तो ये जो है वो फॉरेस्ट का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उस पर जो है आप लोगों को सारे फॉरेस्ट के डेटा, इन सब के अलावा भी जो है वो सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों पढ़ूं, ठीक है, तो भाई यही इकोनॉमिक सर्वे आप लोग इसी साल के अंत में नवंबर दिसंबर में पढ़ोगे। अगर बहुत कम होता है कि गवर्नमेंट इस डेटा में चेंजेस करती है, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हम लोग 1 साल पहले का पढ़ते हैं। इस हम लोग के दिमाग में वही आ गया कि इकोनॉमिक सर्वे नवंबर दिसंबर के डेटा को ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बीच के, चलो अभी तो पेंडेमिक के कारण प्रॉब्लम है ना, अदरवाइज और भी चीज़ें, और भी पेपर्स होते तब आप क्या करते। तो ये भ्रम मत पालो, पढ़ो जितना पढ़ा रहा हूँ। आज नहीं तो कल मार्केट में बुक आएगी। मैं ये भी नहीं बोलता कि टोटली मेरे को फॉलो करो, बट जो डेटा मैं आप लोग को दे रहा हूँ, यकीन मानो वो सारे अथेंटिकेट ही हैं और सारे आपके काम ही आएंगे, ठीक है। चलो, अब आप लोग जान रहे हो कि आजकल प्लांटिंग करने का
मोदी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी चर्चा में है कि वृक्षारोपण करो, वृक्ष लगवाओ। तो ऑलमोस्ट 7.5 लाख, क्या ऑलमोस्ट 7.5 लाख, अगर एग्जैक्ट डेटा लोगे तो 7.41 लाख इतना वृक्षारोपण हुआ है कब 2019 तक। ठीक है, 31 दिसंबर 2019 तक कितना वृक्षारोपण हुआ है। अब कोई ये सोचेगा कि एग्जैक्ट ये डेटा गवर्नमेंट कैसे निकाली, तो ये मोटा मोटा डेटा रहता है, लेकिन ये सब अगर आप मेंस में लिख करके आओगे, ठीक है, व्यापम में झटके से ये सब क्वेश्चन को पूछता है। कुछ साल पहले याद है पूछा था कि छत्तीसगढ़ में 4 पहिया वाहनों का परसेंटेज कितना है, या फिर टेलीविजन कितने % घरों पर टेलीविजन है। वो डेटा क्यों पूछा गया था? वो डेटा इसीलिए पूछा गया था क्योंकि वो डेटा इकोनॉमी सर्वे में आया था। कई लोग ये सोचते हैं कि ऐसे डेटा देने का क्या मतलब। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पायलट प्रोजेक्ट या फिर और किसी प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी फील्ड में सडन क्रांति लाने का प्रयास करती है। तो उस क्रांति की वजह से जो चेंजेस होते हैं ना, उस वजह से वो डेटा पूछा जाता है। समझ में आ गया बात? चलो, ये समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो, जो मेरी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं उन लोग एक पैटर्न समझे होंगे कि, या फिर आप समझ जाएंगे कि कृषि, हम लोगों ने क्या पढ़ा? कृषि का क्या हुआ? कृषि करने में जो सहायक यंत्र थे उनका क्या हुआ? सर्विसिंग का कुछ ना कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि इतने सर्विस सेंटर हैं, ये हैं। उसके बाद हम लोग जल के क्षेत्र में आए, तो जल में हम लोगों ने पढ़ा ये परियोजनाएं चल रही हैं, ये संरक्षण का कार्य हो रहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है। पशुओं के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रजनन केंद्र हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब चीज़ें पढ़ा। तो उसी तरीके से वानिकी के लिए भी एक प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, एंड वो जो प्रयास है वो क्या है? न्यूक्लियस सेंटर। क्या है? न्यूक्लियस सेंटर। ये जो है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? किसके ऊपर बेस्ड है? औषधि के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? औषधि के ऊपर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिलेटेड एजेंसीज। क्या बोला मैं? स्टेट गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विथ रिलेटेड एजेंसीज, इनके द्वारा ये जो है औषधि प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चला रही है। क्या चला रही है? औषधि प्रचार प्रसार का। इससे क्या होगा? औषधि संबंधित छोटे छोटे वृक्षों, पौधों, जड़ बूटियों को लगाने के लिए बाड़ी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होगा? योजनाएं चलाई जाएंगी और इन पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे क्या हो सके? नेचुरल औषधि का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, जड़ी बूटियों का। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए किसी भी तरीके से हानिकारक नहीं है, और इसके साथ ही साथ क्या? इसके साथ ही साथ ये कि इनका फायदा लॉन्ग टर्म तक मिलना है। ठीक है। अब इसी वजह से हर्बल प्रोडक्ट के लिए छत्तीसगढ़ में 2 जगह, पहला क्या? रायपुर, और दूसरा क्या? विवेकानंद जो टर्मिनल है एयरपोर्ट, वहाँ। हाँ, पहला रायपुर रेलवे स्टेशन जंक्शन और विवेकानंद एयरपोर्ट टर्मिनल, 2 जगह क्या हो रहा है? 2 जगह हर्बल शॉप्स खोली गई हैं। ठीक है, हर्बल शॉप्स खोली गई हैं। इसके साथ ही साथ क्या हो रहा है? 14 क्या हो रहा है? हर्बल मंडी बनाया जा रहा है। हर्बल मंडी और हर्बल क्या? हर्बल बाड़ी, जो कितने हेक्टेयर में फैला हुआ है? एक बाड़ी 30 हेक्टेयर में। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं जो है होती हैं आइडियली 30 हेक्टेयर में ही। गवर्नमेंट का मानक है, अगर कोई स्पेसिफिक लैंड नहीं चाहिए तो वो 30 हेक्टेयर जगह एक्वायर कर लेती है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करती है? वहाँ पे
संबंधित परियोजनाओं का चालन करती है। तो आप इसमें ही नहीं और भी योजनाओं में इसका यूज़ कर सकते हो। मेंस में तो डेफिनेटली यूज़ करोगे। तो कहाँ कहाँ 2 जगह हर्बल शॉप्स हो रहा है इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। हर्बल की जितनी भी औषधि है नेचुरल जो हानिकारक नहीं है, तो एक रायपुर रेलवे स्टेशन में, जो लोग रायपुर में हो जाके देख भी लेना, और जो लोग आते जाते रहते हैं उन लोग भी देखना। और जो लोग बाई प्लेन यात्रा करते हो, अगर एयरपोर्ट जाने का सौभाग्य मिल जाता है, ठीक है, पढ़ाई करो जरूर जा पाओगे। उड़ान योजना चल रही है गवर्नमेंट की, पता ही होगा, पूरे देश का आम नागरिक या फिर हर नागरिक जो भी है, ठीक है। तो विवेकानंद एयरपोर्ट में और एक यहाँ, ठीक है, क्या है, हर्बल विक्रय केंद्र। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूँ कि बाड़ी विकास कार्यक्रम का वानिकी में क्या योगदान है। तो हर दिन की तरह आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, नरवा गुरुआ गुरुआ और बारी। तो अपन आ गए फिर से बारी में। लेकिन यहाँ पे क्या आप लोगों को पता होगा कि बांस को, ठीक है, लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट या 1-2 साल और पहले से घास की संज्ञा दे दी गई है। किसकी संज्ञा दे दी गई है, घास। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हो कि बांस जो है वो अन्य वृक्षों के अपेक्षा जो स्वच्छ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा रिलीज करता है। अगर नहीं पता है तो आज अपडेट कर लो। क्या करता है, अन्य पौधों की अपेक्षा क्या करता है, 30% अधिक शुद्ध ऑक्सीजन रिलीज करता है। क्या करता है, 30% अधिक ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये जो है, इसलिए बाड़ी विकास कार्यक्रम में किसको शामिल किया गया है, बांस को शामिल किया गया है। और बांस को शामिल करने के साथ साथ क्या किया गया है, उसके रोपण और उत्पादन पे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है। और अभी की डेट में क्या है, बांस एक घास की संज्ञा दे दी गई है। समझ में आ गया बात, चलो ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, जो फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो एक डेटा जो चेंज नहीं होगा वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और फॉरेस्ट का जब एक सेपरेट बनाऊंगा वीडियो तो आप लोगों को बता दूंगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 का जो एक जो चेंज नहीं होने वाला वो ये है कि छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो कितना है, ठीक है। उस समय मैं सारा चीज बताऊंगा कि वन आवरण क्या होता है, वृक्ष आवरण क्या होता है। लेकिन ये एक बार छत्तीसगढ़ वाले जो मतलब जो CGP मतलब जो आंसर लेगा CGPSC वो एक बार क्लियर हो जाए। उम्मीद है जल्दी रिजल्ट आ जाएगा प्री का, तो शायद नहीं तो डेफिनेटली मैं तो बताऊंगा। ये मैं अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन अगर आंसर कुछ और ले लिया, आप लोग ये पढ़े रहोगे तो जो मेरे को फॉलो करते हो वो बोलोगे कि मैं गलत बता दिया हूँ। तो इस पर हम लोग थोड़ा देर रुक जाते हैं, अभी तो काफ़ी पढ़ना है इसमें। तो फॉरेस्ट एरिया कितना है, इतना है। रैंक अभी आप लोग मत पढ़ो, ठीक है। ये डेटा हो गया। अब जब ये 2019 का डेटा है ना, अब 2017 से मेरी ये जो था वो कितना था, 55, 45, ठीक है। तो लगभग 66 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है, ठीक है। ये 2017 का डेटा था, इसी के आसपास था, लगभग 65 से 66 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो ये डेटा जो है एक चेंज नहीं होगा, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। और ये जो है वो कितना है, 41.15% के आसपास, ठीक है। 41 कितना % के आसपास है, 15% के आसपास है। कितना % के आसपास है, या फिर इसको 41.14 कर लो तो आप लोग को याद करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। 41.14 कर लो, याद करने में आसानी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा। समझ में आ गया बात। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 में और भी बहुत से डेटा हैं,
परसेंटेज वाइज अलग, फिर क्षेत्रफल वाइज, फिर वन आवरण, वृक्ष आवरण, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो फिर वेरी डेंस एरिया कितने हुए हैं, और आपका मिडिल डेंस एरिया कितने हुए हैं, अदर डेंस एरिया कितने हुए हैं, वो सारी चीज़ें मेरे पास हैं अवेलेबल, बट मैं अभी आप लोग को डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। फॉरेस्ट का एक जब सेपरेट वीडियो बनाऊँगा ना, तब उस समय आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता दूंगा। बस एक बार वो रिजल्ट का क्लैरिफिकेशन हो जाए कि आंसर क्या ले रहा है, ठीक है। अब जहाँ तक उम्मीद है कि शायद कैंसिल कर दे, क्योंकि है तो ऊपर नीचे ही, बट देखो अभी तो थर्ड लिया है शायद, है ना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि क्लास में थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ा, और अब लाइन डिस्टर्ब है, लिंक प्रॉब्लम है, इस वजह से फिर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। तो जो पिछला वीडियो जो लोग देख रहे थे, वो डेफिनेटली इस वीडियो में सेम डेटा आप लोग पा सकोगे, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली फॉलो करिए, एंड होपफुली अगर अच्छा लगेगा तो आपको शेयर ज़रूर करोगे। सो ठीक है, थैंक यू क्लास।